एक बीच में ना एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि एल&टी के चेयरमैन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 90 आवर्स अ वीक एक एम्प्लॉय को काम करना चाहिए इवन ऑन संडेज। एल&टी इज पेरेंट कंपनी ऑफ एल टी आई माइंट्री। हाँ। सो फ्रॉम अ फ्रेशर पर्सपेक्टिव आप उस एनवायरनमेंट में हो अभी, क्या थॉट प्रोसेस है आपकी इस स्टेटमेंट के पीछे की? क्या लगता है 90 आवर्स अ वीक? टेल मी कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था फॉर टेक्निकल एंड एफडी, हाँ। एंड सेकंड इसकी कौन से रिसोर्सेस आप सजेस्ट करेंगे अगर किसी को सीखना है? हमारे फर्स्ट ईयर में मुझे एक अतुल सर मिले थे, जो हमारे तो फैकल्टी थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सो उन्होंने मराठी में एक डायलॉग कहा था कि ईएनटीसी इंजीनियर कोणाचा पण पोटावर पाय ठेवू शकतो। सो दैट मीन्स ईएनटीसी पीपल कैन गो एनीवेयर, लाइक दे कैन गो इन आईटी, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन एम्बेडेड सिस्टम्स और इवन इन कोड। क्या माइंडसेट था इंजीनियरिंग डिसीजन लेने के पीछे? अच्छा, तो इसमें प्लेसमेंट्स में की तैयारी और वैसे बताया जाए तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताऊंगा। फर्स्ट था मेरी थर्ड ईयर की इंटर्नशिप, जो है सर्टिफिकेशन। सेकंड है फाइनल ईयर में की इंटर्नशिप, और तीसरी चीज़ है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, जो मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होता है हर जगह। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है, लेकिन वैसा ही है कि आपको दिशा आपकी भटकनी नहीं चाहिए कि हर दिशा में रास्ता जा रहा है तो हर दिशा में आप नहीं चल सकते। आपने बताया कि न्यू एआई लैब्स नाम की एक कंपनी आई थी, हम्म, उसमें आपका सिलेक्शन भी हो गया ऑन कैंपस। सो उसकी वजह से बहुत सारे और भी कंसिक्वेंसेस आपको झेलने पड़े। सो थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि लाइक ये सुनकर ना स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि जब भी कंपनी ऑन कैंपस आती है रिसर्च करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो ईएनटीसी स्टूडेंट्स आईटी में क्यों जाते हैं, उसका पहला रीज़न ये रहेगा कि वो अपनी शक्तियाँ भूल चुके हैं। मेरी स्टूडेंट्स को जो कोई थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एक एडवाइस रहेगी कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर लीजिए, कोई भी रहे। उससे आपका सीवी में ना एक अलग से वैल्यू नोट हो जाती है, और कंपनी में आने के बाद भी मुझे पता चला कि कंपनी बहुत वैल्यू देती है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। आज के ज़माने में ना एआई जैसे आ रहा है, बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, तो कोई किसी एक फील्ड में बहुत एक्सपर्ट रहे ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड ही चेंज होते जा रहे हैं। वेलकम टू अनदर बियॉन्ड द कोड पॉडकास्ट एपिसोड। सो हमने इस पॉडकास्ट में शाश्वत से बात की है अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स टू एल माइंड्री। सो शाश्वत ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया कि लाइक क्या क्या प्रिपरेशन नीडेड है अगर किसी को एल माइंड्री में लैंड करना है, तो किन रिसोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। सो शाश्वत का लगभग 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। उन्होंने अपनी बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में सिंहगढ़ से कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने सीडेक भी ज्वाइन किया। सो उसके पीछे के क्या रीजंस थे, ऑन कैंपस प्लेसमेंट सिनारियो क्या था 24 बैच के लिए, रिसेशन का क्या इम्पैक्ट था, सीडेक में उन्होंने क्या चीज़ें सीखी, अपने ट्रू पोटेंशियल को उन्होंने अनलॉक किया। सो उसके बाद उनको एल एंट्री में एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑन कैंपस से, उसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया। सो इस पूरी जर्नी के बारे में उन्होंने एकदम डिटेल से बताया। सिंहगढ़ कॉलेज के मेमोरीज के बारे में भी बहुत सारी बातें की है। आफ्टर ऑन बोर्डिंग एल एंट्री का क्या प्रोसेस रहता है, क्या ट्रेनिंग्स होती है, क्या डोमेन्स होते हैं, उस पर भी बहुत सारी बातें की है। सो अगर कोई स्टूडेंट है या फिर फ्रेशर है जिसको एल एंट्री कंपनी में जाना है या फिर उनका उस कंपनी में ड्राइव चल रही है, so this is going to be very helpful podcast for them to understand every aspect of LTI entry. So it's Shashwat on Beyond the Code. Enjoy today's episode. So welcome Shashwat on Beyond the Code podcast. So let's just start with your brief introduction. उसके बाद एक समरी दे दूंगा मैं इस पॉडकास्ट की कि क्या क्या हम इसमें बात करने वाले। So over to you. Yes, thank you, Swapnil, for inviting me here. So I'll start with my basic introduction. So my name is Shashwat Ashish Ganjiwale. I have completed my basic education in my hometown Yavatmal, after which I came to Pune for pursuing my BE degree from Sinhagad College of Engineering, Vadgaon, Pune. I have done my bachelor's in electronics and telecommunication along with honors in AI/ML. Okay. Yeah. सो टुडेस थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि एल माइंट्री के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, बट उसके अलावा भी आपने ईएनटीसी में अपनी डिग्री कंप्लीट की है,
बट यू आर नाउ वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, सो उस यस। पे भी बात करेंगे। हम्म। सीडैक भी कंप्लीट किया है, हम्म। उसके बारे में भी जानेंगे। सो लेट जस्ट स्टार्ट विथ योर स्कूलिंग लाइफ एंड अर्ली लाइफ की, कैसा रहा था आपका बचपन? यस, सो अर्ली लाइफ में हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होते रहते थे पिताजी के। तो कंटिन्यू हम ये सिटी से वो सिटी स्विच स्विच करते रहते थे। उस ड्यूरेशन में मैं मुंबई में भी रहा हूँ, फिर यवतमाल आया हूँ, फिर नागपुर वगैरह, ऐसे बहुत सारे स्विचेस हुए। तो स्कूल मेरा कंटिन्यू चेंज होता रहता था, फ्रेंड सर्कल कंटिन्यूसली चेंज। तो रिलोकेशन और शिफ्टिंग की तो आदत हो गई थी तब। उसके बाद मैक्सिमम टाइम गया मेरा यवतमाल में, जहाँ पे घर से ही पास में मेरा स्कूल था। वहाँ से स्कूल के दौरान बहुत सी हॉबी, स्पोर्ट्स, सभी कल्चरल एक्टिविटीज, डांस, सभी में पार्टिसिपेट करना, टेक्निकल एक्टिविटीज, बहुत सारे क्लासेस, ये सीखो वो सीखो, ऐसा सब कुछ हुआ। उसके बाद ट्वेल्थ के बाद मैंने दी सीईटी की एग्जाम, जिसके बेसिस पे इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, ओ सो थोड़ा सा 11 12 पे बात करते हैं कि लाइक 10th के बाद आपने 11 साइंस चूज किया था। हम्म। सो उसके बाद इंजीनियरिंग। हाँ। सो क्या माइंडसेट था इंजीनियरिंग डिसीजन लेने के पीछे? सो एक्चुअली ना मैं थोड़ा फ्लो से हट के गया। हमारे यहाँ पे यवतमाल में हमारी एक कॉमर्स एकेडमी है, गंजी वाले कॉमर्स एकेडमी। तो मैक्सिमम फैमिली हमारी कॉमर्स में, और बहुत मतलब टीचिंग भी अच्छी है, पूरे रिनोन्ड है यवतमाल में। लेकिन थोड़ा फ्लो से अलग इसलिए गया क्योंकि तब मुझे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो सबका डिसीजन, सबकी एडवाइस लेके मैंने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट की। और साइंस स्ट्रीम में मैंने सिलेक्ट किया अलॉन्ग विद, जैसे फिशरी एक ऑप्शन होता है नीट वालों के लिए, वैसा मुझे एक ऑप्शन था कि मैं बायोलॉजी छोड़ के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया। तो और उस दौरान मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे फॉर प्रिपरेशन फॉर JEE एग्जाम। और तो उस ड्यूरेशन में JEE एग्जाम और बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया। ओके, सो आफ्टर 12th हम्म। ENTC, हम्म। सो उसकी क्या कहानी थी? सो ENTC इंजीनियर क्यों बनना था? हाँ, मेरा फर्स्ट टारगेट ENTC इंजीनियर बनना नहीं था। तो एक्चुअली लेकिन मैं सभी फील्ड्स के लिए ओपन था। सो मैंने तीनों ब्रांचेस रखी थी ऑप्शन में, CS, IT और ENTC। और ENTC तब इसलिए ऑप्शन में रखा था क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे ENTC वाला जो आदमी है ना, वो कहीं पे भी जा सकता है। हमारे फर्स्ट ईयर में मुझे एक अतुल सर मिले थे, जो हमारे तब फैकल्टी थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सो उन्होंने मराठी में एक डायलॉग कहा था कि ENTC इंजिनियर कोणाच्या पण पोटावर पाय ठेवू शकतो. So that means ENTC people can go anywhere. Like they can go in IT, in artificial intelligence, in embedded systems, or even in core. ओके, सीटी एग्जाम देने के बाद सिंहगढ़ कॉलेज, Yes. पुणे में आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। Hmm. सो हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं सिंहगढ़ कॉलेज के ऊपर। सो थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। लाइक आप यवतमाल से पहली बार सिंहगढ़ में आए, पुणे में हाँ। आए, सो कैसा था एक्सपीरियंस? सो एक्चुअली पुणे सिटी तो मेरे लिए मतलब नया नहीं था, क्योंकि पुणे आना जाना कंटिन्यू रहता था, हमारे रिलेटिव्स है यहाँ, क्लोज रिलेटिव्स। सो लेकिन हाँ, एज अ स्टूडेंट और एज जैसे खुद घर से पहली बार बाहर निकला, तो पहले तो जगह ढूंढने में गया कि हॉस्टल में रखे या किसी रिश्तेदार के यहाँ रखे या फ्लैट करे। तो तब एक रिलेटिव ने एक हमें एडवाइस दी थी कि इसे हॉस्टल पे रखो, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए किसी ने। बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है आपकी, फ्रेंड सर्कल बन जाता है अच्छा, बहुत एक्सपोजर मिलता है। तो फिर वहां से हॉस्टल पे जर्नी चालू हो गई। और फर्स्ट 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन गए थे। तो तब बस ऑनलाइन बातचीत, टीचर से बात वैसा चलती थी। ऑफलाइन आने के बाद जो असली एक्सपोजर मिला, असली कॉलेज लाइफ तब चालू हुई। सिंहगढ़ कॉलेज ऐसा है कि बातें वहां पे बहुत चलती रहती है, बहुत मतलब हर जगह हर टाइप के आदमी मिलेंगे, बहुत स्टडीज भी मिलेंगे और नॉट स्टडी सभी मिल जाएंगे वहां पे। सिंहगढ़ में जो आपकी जर्नी चालू हुई, हम्म। तो टॉकिंग अबाउट कैंपस प्लेसमेंट्स, हम्म। बट बिफोर दैट, अगर मैं कहूँ कि एक मेमोरीज जो आपको आज भी याद आती है सिंहगढ़ हाँ। के बारे में, सो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। सो मेमोरीज कहने जाए तो हमारे कॉलेज के डेज बहुत मेमोरेबल होते थे। ट्रेडिशनल डे, कल्चरल डे, ये डे वो डे, और उसके बाद में कार्निवल, वो भी अच्छा रहता था। उस ड्यूरेशन में दोस्त दोस्त सेकंड ईयर जब फ्री टाइम रहता है ट्रिप निकालते थे। तो ऐसे ही हमने एक ट्रिप निकाली थी लोनावला। मेरा एक दोस्त है, होम टाउन उसका लोनावला में, और उनका जेली का बिजनेस है, जेली प्रोडक्शन फैक्ट्री है। तो उसका होम टाउन है, तो वो हमें उधर घुमाने लेके गया था। तो वहां पे हम सुबह सुबह निकले, और जैसे लोनावाला के फेमस पॉइंट्स है वो कवर करते निकले, जैसे भूशी डैम हो गया, फिर लॉरेंस पॉइंट, टाइगर्स पॉइंट। और तब हमने सुबह बस खाली वड़ा पाव खा के निकले थे कि सोचा आगे कहीं ना कहीं अच्छा कुछ मिल जाएगा। तो उसके बाद हम गए कतलधार की ट्रैक पे। वो ट्रैक ऐसा है कि रिवर्स ट्रैक है, पहले उतरना पड़ता है फिर चढ़ना पड़ता है। तो हमें लगा बस हो जाएगा वो, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। सो बस पार्ले जी के बिस्किट पैकेट लेके हम निकल पड़े ट्रैक पे, और वो था रिवर्स ट्रैक।
सो हम बहुत खाई में चले गए थे, फिर उसके बाद चढ़ के आए। हर मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि बस अभी छोड़ देते हैं, कि डेस्टिनेशन छोड़ दो, जिंदा लौट जाएंगे यहाँ से वापस घर पे बस। तो लेकिन हाँ, जब भी हमें रास्ते में कोई ट्रेकर्स क्रॉस होते थे, वो कहते थे बस 5 मिनट और 5 मिनट और, लाइक दे नेवर ट्राई टू डिमोटिवेट अस, दे वर ऑलवेज मोटिवेटिंग, कीप गोइंग ऑन कीप गोइंग ऑन। सो ऐसे लगे जब आखिर में जो नजारा दिखा वहां पे, जो वाटरफॉल था, फिर वहां जाके लगा इट वॉज वर्थ द एफर्ट्स। तो उसके बाद में चालू हुआ असली मुश्किल समय, कि अब तक तो हम उतर रहे थे और उसमें पूरी एनर्जी डाउन हो गई, कुछ खाया पिया नहीं, अंधेरा हो रहा है और जंगल है, रेनी सीजन है, बारिश गिर रही है और हमें सीधा खड़ा ट्रैक करना है। तब बस सभी, फिजिकली कोई हारा नहीं था, कि फिर हम में एनर्जी थी, लेकिन जब मेंटल डिफीट क्या होता है वो हमने तब जाना। लेकिन बाद में यह भी पता चला कि अगर हाँ तुम मेंटली स्ट्रांग हो तो फिजिकली तुम्हारी बॉडी सपोर्ट करती है। तो वहां पे बस दोस्तों ने आपण मावळात आहोत म्हटलं, दे सेड चला शिवाजी राजे याच सह्याद्रीतून खेळायचे, लाइक वी वर जस्ट चॅन्टिंग हिज नेम, जय भवानी जय शिवाजी, एंड वी क्रॉस्ड एवरीथिंग विदाउट एनी फियर। ओके, सो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज आपकी होगी। यस। ओके, सो इफ आई हैव टू आस्क कि अगर किसी को सिंहगढ़ में एडमिशन लेना है, तो हम्म। क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि लाइक आपका एक बहुत ज्यादा वक्त जा चुका है सिंहगढ़ में। हाँ, तो एडवाइस ऐसी है कि आप क्या करते हो उस पर डिपेंड है। सिंहगढ़ में रह गए, अपॉर्चुनिटीज हर तरह की मिलेगी आपको, अच्छी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बुरी भी मिलेंगी। सिंहगढ़ वालों ने ना सभी अच्छी चीजें प्रोवाइड करके रखी है, आप पे आप यूज करते हो या नहीं करते हो। सबसे बेस्ट रिसोर्स सिंहगढ़ में कोई होगा तो वहाँ की फैकल्टीज है। आप बिल्डिंग्स पे मत जाओ, आप इवेंट्स पे मत जाओ, फैकल्टीज पे जाओ। कुछ इतने रिसोर्सफुल पर्सन है ना कि हर मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। लाइक इवन आफ्टर बीइंग पास आउट, आई स्टिल कॉन्टेक्ट देम फॉर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो फैकल्टीज से आप सीख लो, लाइक दे हैव प्रोवाइडेड यू विथ रिवर्स, इट्स अप टू यू हाउ मच वाटर यू कैन रिटेन एंड टेक फ्रॉम इट। ओके, सो नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट की एलटीआई माइंट्री की हायरिंग। बट हाँ। उससे पहले ना मुझे ये जानना है कि आपने खुद से एज अ एएनटीसी ग्रेजुएट क्या तैयारी की थी प्लेसमेंट्स के लिए, और आपका क्या सिनेरियो था कोर कंपनीज वर्सेस आईटी कंपनीज। अच्छा, तो इसमें जाना था। प्लेसमेंट्स में की तैयारी, और वैसे बताया जाए तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताऊंगा। फर्स्ट था मेरी थर्ड ईयर की इंटर्नशिप, जो है सर्टिफिकेशन। सेकंड है फाइनल ईयर में की इंटर्नशिप, और तीसरी चीज है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, जो मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होता है हर जगह पे। सो पहली चीज बताऊंगा, थर्ड ईयर में एक मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है 4 to 6 वीक्स की। उस ड्यूरेशन में मैंने एक इंटर्नशिप की थी, और उसके दौरान हमें क्लाउड टेक्नोलॉजी पे सिखाया गया था, और उसका एक सर्टिफिकेशन कराया गया था जो ग्लोबल है, AZ900 नाम से, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फंडामेंटल्स। सो ये तो अभी जस्ट लाइक जमीन में एक बीज बोया था वैसा था, इसके इफेक्ट्स मुझे बाद में अच्छे मिले, वो मैं आने वाले समय में बताऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज थी वो फाइनल ईयर में की इंटर्नशिप। तो हाँ, उसके बारे में डिटेल में अगली बार जाएंगे, पहले उससे प्रोजेक्ट बताता हूँ। तो हमारे फोर्थ ईयर में स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट गाइड असाइन होते हैं। तो हमारे गाइड सर जो थे, उन्होंने हमें एक बहुत खतरनाक आइडिया दिया था, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी उतना ही मुश्किल था। तो वो आइडिया ऐसा था कि एक एएनटीसी में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर। वो यूज किया जाता है एंटीना के पैरामीटर्स, जो है एंटीना की सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, वो मेजर करने के लिए वो डिवाइस यूज किया जाता है। डिवाइस कॉस्टली भी बहुत है, अराउंड लैक्स के रेंज में, अराउंड 20 lakhs। तो पूरे सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स में एक जगह पे वैसा डिवाइस है, और वो बल्कि भी है, कैरी करने के लिए आसान है, जैसे मोबाइल फोन जेब में लेके घूम सकते हैं। तो सर ने हमें आइडिया दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया दिया था, फुल सपोर्ट भी किया उन्होंने थ्रू आउट द जर्नी, कि इसे तुम छोटे स्केल पे इम्प्लीमेंट करो। फर्स्ट तो बड़े डिवाइस को छोटा बनाओ, दूसरी चीज कि उसकी कॉस्ट कटिंग करो। तो वो डिवाइस हमने विद इन 15,000 बनाया था, और प्रोडक्शन लेवल पे जाए तो और वो सस्ता हो जाएगा। तो वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। उसके दौरान जो टीम भी मिली मुझे, मेरा टीममेट पृथ्वीराज जो दोस्त भी है, बहुत अच्छा, बहुत टेक्निकल आदमी है, बहुत नॉलेज है उसको, रिसोर्सफुल पर्सन है। तो उसने, और कुणाल भी है, कुणाल ने भी बहुत हेल्प की, हमारे मेंटर ने भी बहुत हेल्प की। तो ऐसा करके वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, और उस ड्यूरेशन में हमने मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, जो कि नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स थी। उसके थ्रू हमें IEEE के बहुत बड़े रिसोर्स पर्सन से बात हुई हमारी, उन्होंने बहुत सही गाइडेंस किया, मल्टीपल कॉलेजेस में इवेंट के लिए पार्टिसिपेट किया। तो एज इन जो होता है ना कि इंजीनियरिंग में सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क बिल्डिंग। सो फोर्थ ईयर में मेरा नेटवर्क बिल्डिंग बहुत सही हो गया था। द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग यूनिक प्रोजेक्ट इज कि जब भी आप अपियर होंगे इंटरव्यू के लिए, हम्म। यू विल
गाइड दैट इंटरव्यू कि लाइक आपको जिस दिशा में उस इंटरव्यू को लेकर जाना है आप जा सकते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग यूनिक प्रोजेक्ट जो कि इंटरव्यूअर ने नहीं सुना होता. सो दैट्स आई गेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन के अलावा आपका प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है. प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है, वो थोड़ा रिसर्च बेस्ड भी होना चाहिए, दुनिया से कुछ अलग होना चाहिए, अचीवेबल. लास्ट में पता है हम ये चीज ना प्रोजेक्ट को एज अ फ्लेक्स यूज करते थे कि हमने ये बनाया है, लाइक वी कैन प्राउडली से दैट वी मेड इट. एंड वन मोर थिंग कि थर्ड ईयर में एसपीपीयू यूनिवर्सिटी का एक थे कि इंटर्नशिप कंपलसरी है, बट टायर 3 कॉलेज की बात ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे जस्ट सर्टिफिकेशन लाते और इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई ऐसा बोल के चिपका देते. सो आई गेस इट्स नॉट करेक्ट. उसका भी एक अपना अलग वैल्यू है जब आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है थर्ड ईयर में. सो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि आपने खुद एक इंटर्नशिप की थी? तो उनके लिए ये एडवाइस रहेगी कि आप जब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप ढूंढो ना, ये जर्नी थर्ड ईयर में मत चालू करो, सेकंड ईयर में चालू कर दो. क्योंकि जैसा इंटर्नशिप रहेगी तो उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स भी रहेंगे. ये आप अचानक नींद खुल जाती है आपकी और आप पता करने लग जाते हो अरे ये भी करना होगा वो भी. सेकंड ईयर में जाग जाओ, फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सपोजर ले लो, स्किल्स उस हिसाब से अपने डेवलप करो, प्रिपेयर करो, और फिर वहीं से जर्नी चालू होती है. और थर्ड ईयर में मुझे भी ये जो इंटर्नशिप है ना मेरे एक दोस्त के थ्रू मिली थी, तो अगेन आई विल से के कॉन्टैक्ट्स आर रियली इम्पोर्टेंट. इट्स लाइक मुझे भी एक दोस्त के थ्रू रेफरल थ्रू एक इंटर्नशिप मिली थी थर्ड ईयर में. सो कनेक्शंस मैटर्स रियली. सो टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसके अलावा क्या क्या स्टडीज पर फोकस किया था खासकर कि इंटरव्यूज के लिए लास्ट ईयर प्रिपरेशन? अच्छा, तो अभी ईएनटीसी स्टूडेंट्स का जो डायलेमा है वो मैं आपको बताऊंगा. ईएनटीसी स्टूडेंट्स जो है जो दो पत्थर पे पाँव रख के खड़े होते हैं, और हैट्स ऑफ उनको दूंगा जिनका पहले से डिसाइड होता है कि ये यहाँ पे मुझे नहीं जाना है और मुझे यहाँ पे जाना है. तो रियली, लेकिन हाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी रहती है कि जो कंफ्यूज होती है. तो मेरी एडवाइस ये रहेगी ईएनटीसी स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत क्या होता है ना, ईएनटीसी में वो लोग एडमिशन लेते हैं जिनको सीएसआईटी में नहीं मिली होती है. अगर आप ऐसे हो तो आप पहले ही फिक्स कर लो कि हाँ मुझे ये पाथ फॉलो करना है. क्योंकि हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, लेकिन वैसा ही है कि आपको दिशा आपकी भटकनी नहीं चाहिए कि हर दिशा में रास्ता जा रहा है तो हर दिशा में आप नहीं चल सकते. एक सिलेक्ट कर लो, फिर उसी डोमेन में उसकी प्रिपरेशन करो. लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मैं अनुभव से सीखा हूँ, लेकिन ये बात आपको अभी बता रहा हूँ कि मैंने ईएनटीसी में कोर कंपनीज के लिए भी अप्लाई किया था, आईटी की कंपनीज के लिए भी अप्लाई किया था. हर जो कंपनी आती थी उसके लिए अप्लाई करता था, हर एक के लिए स्किल बिल्ड करता था. Like not being a specific person, I became a generalized person. So मेरा एक क्वेश्चन है कि एज ए एनटीसी इंजीनियर हर किसी का एक पर्सनल रीजन होगा कि उसको आईटी में क्यों आना है. आपका भी होगा, बट आई वांट टू नो कि एक जनरल क्या रहते हैं रीजंस कि ईएनटीसी स्टूडेंट्स को आईटी में क्यों आना है? अच्छा, तो ईएनटीसी स्टूडेंट्स आईटी में क्यों जाते हैं उसका पहला रीजन ये रहेगा कि वो अपनी शक्तियां भूल चुके हैं. ईएनटीसी की तरफ वो देखते नहीं है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ. उन्हें आईटी ना ग्लैमराइज बहुत हो चुका है, जो आने के बाद में पता चलता है, कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है. ईएनटीसी स्टूडेंट्स ईएनटीसी कंसीडर करते नहीं है, तो उधर भी बहुत सारी फील्ड्स है, आप एक्सप्लोर करो. इसलिए जो थर्ड ईयर की इंटर्नशिप होती है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है. आपको जिस डायरेक्शन में जाना है ना, लाइक आपको आइसक्रीम खरीदनी होगी तो आप डायरेक्ट 1 किलो नहीं लेते हो, पहले हर एक फ्लेवर का अगर सैंपल लोगे, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सैंपल लोगे, तो थर्ड ईयर की इंटर्नशिप सैंपल लेने के लिए होती है. एक स्पून खा के देखो टेस्ट अच्छा लगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट 2-4 ईयर नहीं करने, आपको पूरी लाइफ उसमें स्पेंड करनी है. ठीक है, स्विच कभी भी कर सकते हो आप स्किल अप करके, लेकिन पहले थर्ड ईयर उसी के लिए दिया जाता है कि एक स्कूप चख लो, अच्छा लगे कंटिन्यू करो. सो थोड़ा सा अपनी कहानी के बारे में भी बता दीजिए कि लाइक वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा कि कैसे चूज करनी होती है अपनी डायरेक्शन. ओके, सो जैसे मैंने फाइनल ईयर में एम्बेडेड सिस्टम्स में एक इंटर्नशिप की थी. वो बाद में पता चला कि ये इंटर्नशिप नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे एक्सपोजर सही मिला, सीखने को सही मिला. ठीक है, वो ऑन रोल कन्वर्ट नहीं की, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, अलग अलग रीजन है उसके पीछे, लेकिन हाँ वहाँ पे मैंने एक स्कूप आइसक्रीम चख के देखी एम्बेडेड सिस्टम. सो आपको लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मुझे आईटी में ही जाना है? मैं आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक मैं कंफ्यूजन में था कि क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ. ओके, तो हाँ कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं था कि मैं फुल क्लियर था कि आईटी में ही जाना है. ओके, सो बिफोर गोइंग टू एलटीआई एंट्री, एक सवाल है कि लाइक आपने बताया कि न्यू एआई लैब्स नाम की एक कंपनी आई थी, उसमें आपका सिलेक्शन भी हो गया ऑन कैंपस. सो उसकी वजह से बहुत सारे और भी कंसिक्वेंसेस आपको झेलने पड़े. सो थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि लाइक ये सुनकर ना स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि जब भी कंपनी ऑन कैंपस आती है रिसर्च करना कितना इम्पोर्टेंट होता है.
हाँ, तो रिसर्च करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अभी आप अपना सिर्फ टाइम नहीं दे रहे हो, या ऐसा भी नहीं कहूँगा, आप अपना टाइम दे रहे हो कि जो आपके पास की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है, ठीक है? 6 महीना, 3 महीना जितने भी ड्यूरेशन की रहेगी, आप उस डोमेन पे सीखोगे, तो इसमें से सीखने को मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। एक्सपोज़र मिला एम्बेडेड सिस्टम्स में, वो एज़ अ गलती भी नहीं कहूँगा, एज़ अ बेस्ट चॉइस भी नहीं कहूँगा। वहाँ पे नए-नए दोस्त मिले, नेटवर्क अगेन नेटवर्किंग पे मैं बार-बार आऊँगा, नेटवर्क अच्छा मिला। वहाँ पे एक साउथ इंडिया से मेरा दोस्त आया था, कर्नाटक से, उसको हम प्यार से अन्ना बोलते थे। उससे सीखने के लिए भी बहुत चीज़ मिली, लाइक ही वाज़ मोस्ट रेगुलर पर्सन। हम उसे अगर मराठी भी कुछ नए वर्ड सिखाएँगे ना, तो अपन कैसा हाँ, याद रखते हैं और भूल जाते हैं। वो चीज़ भी नोट करके रखेगा। लाइक हमें फर्स्ट डे गया तो उसका इंप्रेशन ऐसा लगा इसरो साइंटिस्ट अगर आपको कहा, तो कैसे इमेज खड़ी रहेगी? लिटरली लाइक दैट काइंड ऑफ गाय। उसके बाद में वहाँ पे अच्छे-अच्छे मेंटर्स मिले और सर्कल बिल्ड हुआ, टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने को मिला वेरियस। So can you talk on the problems which come in your life? हाँ, तो इस ड्यूरेशन हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ रह गई कि प्रॉब्लम्स ऐसे हुए कि उस ड्यूरेशन में ना हम कॉलेज के प्लेसमेंट पोर्टल से ब्लॉक हो चुके थे। तो जिस दौरान बहुत सारी अच्छी-अच्छी और मास रिक्रूटर्स आ गई थी, एक्सेंचर ये वो, लेकिन हमें अप्लाई करते नहीं आया। सो हाँ, अगर आपकी फील्ड पहले से डिसाइड है, तो आप उस हिसाब से कंपनी के लिए अप्लाई करो या फिर आप एक फील्ड के हो जाओ प्रॉपरली। Okay. So for audience to know, प्रॉब्लम ये हुई थी कि न्यू एआई लैब्स कंपनी ऑन कैंपस आई, बट उन्होंने जो दिखाया वो एक्चुअल में वो कंपनी नहीं थी 100%। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई कि हमें फिर से कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठना है, बट आपको ब्लॉक किया जाता है, 1 पर्सन 1 कंपनी पॉलिसी होती है। हाँ, सो ओके, सो आफ्टर दैट आपको निकाला गया उस ब्लॉक से, देन यू अगेन अपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज। सो नाउ एलटीआई एंट्री, हाँ। पूरा उसका सफर बता दीजिए कि लाइक क्या क्या रहा था, एंड उसमें भी आपने सीडेक चालू किया था। सो आई गेस सीडेक पर बाद में आते, पहले पूरी एलटीआई माइंट्री की प्रोसेस जान लेते, बिकॉज एलटीआई माइंट्री आई गेस लास्ट ईयर आई थी कंपनी जब 2024 बैच ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुकी थी। सो एक अच्छा खासा नंबर उन्होंने पिक किया था ऑन कैंपस से, विच वी कैन कॉल एट एज मास हायरिंग, जो कि अभी भी कर रहे हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि क्या प्रोसीजर रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका। सो 2 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं इसे, पहला तो हायरिंग प्रोसेस और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस। पहले हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट राउंड हमेशा रहता है आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, तो आप उस कंपनी के लिए अपियर कर पाओगे। आपके स्किल्स कितने भी अच्छे रहे, पर जब तक सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तब तक आपका टैलेंट यूजफुल नहीं है। और सीवी शॉर्टलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। कोई भी रहे, माइक्रोसॉफ्ट का रहे, एज्योर का रहे। मेरी स्टूडेंट्स को जो कोई थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एक एडवाइस रहेगी कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर लीजिए, कोई भी रहे। उससे आपका सीवी में ना एक अलग से वैल्यू नोट हो जाती है, और कंपनी में आने के बाद भी मुझे पता चला कि कंपनी बहुत वैल्यू देती है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। लाइक अगर आपने कंपनी में रहते समय कोई किया ना सर्टिफिकेशन, तो कंपनी उसकी कॉस्ट भी आपको रिएम्बर्स करके देती है। सो फर्स्ट राउंड इज सीवी शॉर्टलिस्टिंग, तो वो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड और उसके साथ में टेक्निकल एमसीक्यू हुए थे। एप्टीट्यूड तो जैसे बहुत लोगों ने बचपन में स्कॉलरशिप की एग्जाम दी रहेगी, जब अपने टाइम 4th और 7th ग्रेड में रहते थे। वो स्कॉलरशिप तब अपने को लगता था कि क्यों कर रहे प्रिपेयर। अनदर रीजन जो हमें, मुझे इंजीनियरिंग आने के बाद नोटिस हुआ, रियलाइज हुआ कि स्कॉलरशिप एग्जाम में जिस लेवल का एप्टीट्यूड रहता है ना, जो प्रिपरेशन करते हैं, वो बेसिक है, फाउंडेशन है कॉलेज के एप्टीट्यूड, तो वो कर लीजिए। और एप्टीट्यूड इज लाइक आपके पास तलवार रखी है, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करते ना, तो तलवार पे धार नहीं चढ़ेगी वो वाली। तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस, रोज एक क्वेश्चन कर लो, 2 क्वेश्चन कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एप्टीट्यूड थ्रू आउट द ईयर आपके ब्रेन को शार्प रखने में हेल्प करता है। इसलिए भी एप्टीट्यूड राउंड कंपनियां लेती है कि टू नो वेदर वी आर हायरिंग दिस पर्सन इज द राइट चॉइस और नॉट। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एमसीक्यूज, इसमें रहते हैं सब्जेक्ट्स। अभी बहुत सारे मतलब हमने भी वही भूल की है। कॉलेज में क्या करते हैं, अपन पासिंग के लिए स्टडी करते हैं, लेकिन तभी थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा दूर का विजन रख के अपन प्लेसमेंट के लिए अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे उन सब्जेक्ट्स को, तो उसका एडवांटेज यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, सीएन, ओएस, नेटवर्किंग, उस पर से सभी एमसीक्यू होते हैं। डीएसए एकदम बेसिक रहता है, जस्ट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स वो कभी नहीं जाते। उसके बाद नेक्स्ट राउंड हुआ हमारा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद में एचआर इंटरव्यू। सो टेक्निकल एंड एचआर का क्या एक्सपीरियंस रहा था, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे?
सो टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे पहले तो वो आपको ग्रीट करेंगे। अब 90% आपका इंटरव्यू फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप ग्रीट कैसे करते हो। आपने वहाँ पे, मुझे ये बात सीडैक में पता चली कि जस्ट बिगिन विथ रियली पॉजिटिव अप्रोच और स्माइल। लाइक जिस जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वी एज अ स्टूडेंट हैव अप्रोच दैट ही इज आवर एनिमी, लेकिन वैसा नहीं है। वो एनिमी आपको मारने को नहीं आया, वो आपका दोस्त है और आप कहाँ अच्छा कर पाओगे आपके स्किल जानने के लिए आया है। अगर उस अप्रोच से जाए ना तो अपन थोड़ा चिल रहते हैं, अपना पूरा टैलेंट अपन प्रेजेंट कर सकते हैं और उसका एडवांटेज मिलता है। जस्ट स्टार्ट विद अ स्माइल, आगे वाला इंसान खुश, आप खुश, बस पॉजिटिव जाता है सब कुछ। उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने को पता है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अपन प्रिपेयर नहीं करते। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा तो पता चला कि आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई कोड हो प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ जी रहे हो। अगर आप सब्जेक्ट बताते बताते अगर अटक गए तो कोई नहीं, लेकिन आप अपनी लाइफ अच्छे से एक्सप्लेन करते आनी चाहिए आपको। अगर उसमें ही आप अटक जाओगे, अरे तुम्हें खुद के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए, तब तुम कंपनी में आके अच्छा काम करोगे ना। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, खुद के बारे में बताते वक्त अटको मत। लाइफ में थ्रू आउट ऐसे तुम एक्टिव रहो जिससे तुम्हारे मल्टीपल थिंग्स बिल्ड रहे, जैसे कोई ना कोई क्लब में पार्टिसिपेट करो, सर्टिफिकेशन करो, इंटर्नशिप करो, और वही चीजें बाद में बताने लायक होती है। तो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोजेक्ट का या फिर आपके इंटरव्यू का फ्लो आपको बताते आना चाहिए। आप खुद डिसाइड करते हो, लाइक यू विल टेल हिम समथिंग, और इंटरव्यूअर तो क्या खाली पेन और पेपर लेके बैठा होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। लेकिन दूसरी चीज कि आप जो चीज बताओगे ना, उस पर से और वो 4 नए रास्ते खुलते हैं कि हाँ, हमने ये इंटर्नशिप बताई, प्रोजेक्ट बताया, इंटरव्यूअर फिर उस पर से अपना अगला फ्लो डिसाइड करते हैं। तो ये आप पे होता है कि आप अगर किसी चीज में कॉन्फिडेंट हो तो उसे बहुत अच्छे से बताओ, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो क्लियरली उसको मेंशन मत करो। सो टॉकिंग अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस, कौन से पूछे गए थे? टेक्निकल क्वेश्चंस देखो, बेसिक ऑफ ऊप्स। अगर देखो जैसे तुम्हारा कंपनी जब हायर करती है तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट में अलॉट करती है। प्रोजेक्ट पहले से डिसाइड नहीं होता कि तुम्हारा डॉट नेट पे रहेगा, जावा पे रहेगा, या सी शार्प कौन सी लैंग्वेज पे रहेगा। इसलिए कैसा होता है ना कि आपके वो बेसिक्स चेक करते हैं कि वेदर ही कैन लर्न न्यू थिंग्स। तो उसके लिए बेसिक चीज क्या है, तो ऊप्स है। ऊप्स, सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स, डीबीएमएस में एसक्यूएल लैंग्वेज रहे, नो एसक्यूएल, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए कि हाँ आप चीजें समझ सकते हो। इसलिए क्या होगा, जब कंपनी में आओगे, नया प्रोजेक्ट आप समझ पाओगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ऊप्स के क्वेश्चन थे, और उसके बाद मेन क्वेश्चन आते हैं आपके प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप पर से। अगर आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया तो आप पूरा कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। अगर आपने उठाया है कैसे प्रोजेक्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वो प्रोजेक्ट नोटिस कर लेंगे। सो आई गेस अगर किसी को एमएनसी क्रैक करनी है तो बेस्ट थिंग इज कि प्रोजेक्ट खुद का होना चाहिए एंड हाँ, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स सब्जेक्ट। क्लियर होने चाहिए। एडवांस में मत घुसो, एडवांस में कंपनी घुसाएगी, बेसिक आप क्लियर रखो। ओके, सो एंड टॉकिंग अबाउट एचआर इंटरव्यू, क्या था आपका experience? एचआर इंटरव्यू हमारा इतना फास्ट हो गया ना, हमें पता भी नहीं चला कि ये तो चालू होते ही खत्म हो गया, ऐसा हमारा रिएक्शन था। फ्रेंड्स के साथ जब गॉसिप हुई कि भाई लाइक इट लास्टेड फॉर 1.5 मिनट ओनली। तो उन्होंने ऐसा पूछा कि आर यू रेडी टू रिलोकेट, आर यू रेडी टू लर्न इन एनी डोमेन, ऐसी बेसिक चीजें। और हाँ, एचआर क्वेश्चन में उन्होंने गूगली ऐसी फेंकी थी कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट मेंशन इन द रेज्यूमे। वहां पे हम लोग ब्लैंक हो जाते, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि अपने पास समय है सांस लेने का। सांस लीजिए, 2-10 सेकंड आप इजीली थिंक कर सकते हो। आप परमिशन भी, वो इंसान है आगे बैठा हुआ, वो कोई डीमन नहीं है, मार नहीं देगा आपको। टाइम देता है, पानी सिप कीजिए, जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए कुछ समझ नहीं रहा है, लंबी सांस लो, थिंक करो और उसका आंसर दो। तो ठीक है, मैंने तब शॉर्टली रिवाइज किया कि हाँ मैंने रेज्यूमे में ये चीज लिखी है, ये नहीं लिखा। बस आपको ब्लैंक नहीं हो जाना है, सांस लेके आगे बोलना है। तो वही गूगली थी, बाकी तो सब इजी था एचआर इंटरव्यू में। ओके, सो हमने एक स्टेज की बात कर ली कि सीवी शॉर्टलिस्टिंग से लेकर एचआर तक। सो आपका सिलेक्शन हो गया। सो मेरे 2 क्वेश्चन है कि टेल मी कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था फॉर टेक्निकल एंड एफटी, एंड सेकंड इज कि कौन से रिसोर्सेस आप सजेस्ट करेंगे अगर किसी को सीखना है। हाँ, फॉर टेक्निकल मैं जाऊंगा यूट्यूब चैनल्स के साथ। लाइक यूट्यूब चैनल का नाम ले सकता हूँ, गेट स्मैशर्स है, और बहुत से चीज है, जैसे 5 मिनट्स इंजीनियरिंग हो गया, रैंडम बहुत सी चीज है। आप स्क्रॉल करते जाइए, आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे इजीली। और एप्टीट्यूड का ऐसा है कि आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। मल्टीपल चैनल्स है, लेकिन एप्टीट्यूड के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि एप्टीट्यूड में आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने यूज की थी, हर जगह अपन यूज कर सकते हैं। लाइफ में कैसे है, एप्टीट्यूड एक नाम, उसको डिवाइड कर लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, हर एक चीज डिवाइड होने के बाद उसको और स्प्लिट करो, टॉपिक वाइज आप टॉपिक लेवल तक जाओ।
जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शंस, रिलेशन, वो सब कुछ टॉपिक हो गए कि एक एक टॉपिक आप करते चलो। टॉपिक उठाना, उसके बाद में उसका थोड़ा सा ज्यादा इसमें मत पढ़ो कि हाँ मैं 1 घंटे का यूट्यूब चैनल का वीडियो देख लूंगा उसके बाद सॉल्व करूंगा। डायरेक्ट पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करने लग जाओ जहाँ पे दिक्कत लगे। उसके बाद मेन चीज है एप्टीट्यूड में ना, हर क्वेश्चन के सेम मार्क होते हैं। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को 10 मार्क है क्योंकि ये हार्ड है। तो हर आप ना उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। एप्टीट्यूड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फेलियर इज वी क्वेश्चन ऑन वी फोकस ऑन अ सिंगल सम। उसके इसमें टाइम निकल जाता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने जो भी बातें की है हम्म। वो एक फ्रेशर या फिर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम्म। इसलिए आई वांट टू ऐड ऑन कि अगर आपको एफटी सीखनी है तो एक करियर राइड नाम का चैनल है यूट्यूब पे एंड इंडिया विक्स ओके, आप हाँ फॉलो इंडिया कर विक्स तो सकते हैं। एवरग्रीन। या सो टॉकिंग अबाउट एमएनसीज का एक प्रॉब्लम होता है कि ऑन बोर्डिंग नहीं होती। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको कब ऑफर लेटर मिल चुका था एंड ज्वाइनिंग आने तक का क्या ड्यूरेशन था? अच्छा, तो ऑफर लेटर आने में और ज्वाइनिंग होने में नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स का गैप चला गया था। लाइक ईच प्रोसेस में ना थोड़ा थोड़ा गैप रहता था कि हाँ एचआर इंटरव्यू हो गया, सॉरी पहले टेक्निकल हो गया, उसके 1 मंथ बाद एचआर। तो उसमें ना गैप बहुत चला गया, तो वी वर नॉट श्योर एट एनी मोमेंट कि हाँ अपन होने वाले या नहीं होने वाले। तो उस समय ऐसा था ना कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ ना कुछ तो करना है, खाली तो एक चीज की राह देखते नहीं बैठ सकते। तो मैं तब एक्सप्लोर कर रहा था वेट करते समय। ओके, सो आप ऑलरेडी उस पीरियड में सिलेक्ट कर रहे थे, इस पर कि हम बाद में आएंगे। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑफ एलटीएम एंट्री एंड डोमेन अलोकेशन जो कि आपका वहाँ पे जाके हुआ। सो उस ट्रेनिंग प्रोसीजर का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए तो एज एक फ्रेशर को। तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर बता दूंगा। उसमें सबसे पहले आता है आपको कंफर्मेशन करना पड़ता है आपको ऑफर लेटर जो आया उसका कि यस आई एम रेडी टू ज्वाइन। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपकी सब सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद में वो डिजिटली वेरीफाई, लेकिन उसके बाद जब आप फिजिकली वहाँ कंपनी का लोकेशन आ जाता है, आप ज्वाइन करते हो, तब वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो खुद वेरीफाई करके इमीडिएटली आपको रिटर्न कर देते हैं। ऑन बोर्डिंग तो बहुत स्मूथ होता है, लाइक 1-2 दिन में। तब अकाउंट ओपनिंग भी हुआ था हमारा, मल्टीपल बैंक्स आई थी, उन्होंने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद में अपने अपने एसेट्स मिले, लैपटॉप वगैरह। तो ऑनबोर्डिंग बहुत स्मूथ रहता है। 3-4 दिन यही चलता है। 3-4 दिन में यही चलता है स्टार्टिंग में। सो उसके बाद डोमेन एलोकेशन। हाँ, तो उसके बाद में डोमेन एलोकेशन हुआ और हमारी जो बैच थी ना उसमें मेनली 2 डोमेन्स दिए गए। एक था एसएपी और दूसरा था .NET। तो मुझे उसमें मिला एसएपी। ओके, सो क्या पूरा स्ट्रक्चर था एसएपी डोमेन का? क्या ट्रेनिंग दी गई एंड क्या क्या उसमें जो माइलस्टोन्स वगैरह होते हैं उसके बारे में बता दीजिए। और थ्रू आउट द ट्रेनिंग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखने को मिला? एक आईटी एक्सपोजर एट एमएनसी आपको मिलना चालू हो गई थी, थोड़ा सा उसके इसको भी पार्ट्स में ब्रेक कर ले। या ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट रहेगा कि एसएपी ट्रेनिंग कैसी थी। तो एसएपी ट्रेनिंग चालू होने से पहले ना हमारे टाइम में थोड़ा ट्रेंड बदल गया हमारी बैच के लिए से कि हमें पहले कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी गई जो 1 वीक चलती है। लेकिन उसका प्रॉफिट इतना हुआ ना लॉन्ग टर्म में कि तब कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में क्या होता है आपका एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन और आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है कि आज तक अपन इंग्लिश पढ़े हैं, अपन ज्यादा बोले नहीं, तो वहाँ पे फुल टाइम हम इंग्लिश बोलते थे। तो इंग्लिश में एक फ्लुएंसी बिल्ड हो गई। ऑल ओवर इंडिया से हमारे क्लासमेट्स जो कलीग्स है, लेकिन हम क्लासमेट कॉलेज के दोस्तों जैसे दोस्त बन गए थे, ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइन हो गए। कॉमन लैंग्वेज हमारे लिए थी इंग्लिश, तो सभी के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना, तब फन एक्टिविटीज होती है, इसलिए ना जो फ्रेंडशिप बिल्डिंग तब बहुत अच्छा हो गया था। तो ये था पहला। और वो मैम ने हमें अच्छी अच्छी चीजों के लिए मोटिवेट किया, लाइक एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जर्नी। So like now we are not afraid for giving any presentation for any interviews. We feel more confident while speaking. तो वो एक फायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने बुक रीडिंग का इंपॉर्टेंस बताया। आजकल क्या थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ मैं मेन सब्जेक्ट से। आजकल क्या हो रहा है ना, अपन इंस्टा पे, रील्स पे या यूट्यूब वीडियोस डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो अपनी इमेजिनेशन कम होती जा रही है। बुक में आप जब वो राइटर जब पूरा लैंडस्केप पेंट करता है ना आपके दिमाग में, वो इमेजिनेशन उतनी स्ट्रांग हो जाती है आपकी। रेडीमेड कंटेंट देखने से वो नहीं होता। तो उन्होंने जो एडवाइस दी थी कि बुक रीड करो, तो तब से वो हैबिट ऑलमोस्ट सभी ने पिक की कि बुक रीडिंग, क्योंकि वो जैसा जैसा राइटर कहता जाता है, जैसे वहां पे घने बादल बरस रहे थे, हवा चल रही थी, आवाजें आ रही थी, वी इमेजिन इट और अपना थिंकिंग उतना स्ट्रांग हो जाता है। सो आफ्टर दैट 1 वीक का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में थी एक क्वालिफिकेशन जो जनरली हर जगह पे, मैं जनरिक ही बताऊंगा, हर कंपनी में लगभग सेम ट्रेंड है, क्योंकि जो दोस्त अलग अलग जगह ज्वाइन है उन्होंने भी सेम कहा, तो मैं जनरिक बता दूंगा।
ये ट्रेनिंग होती है। इसके बाद हाँ, आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि नहीं ये तो सिलेक्ट करने ही वाले अपने को, तो अपन बिंदास हो जाते हैं एकदम, फोकस नहीं करते। तो ट्रेनिंग के बाद में एक टेस्ट थी जो क्लियर करनी थी, CEFR, कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है। उसके बाद था माइलस्टोन। माइलस्टोन में हमारे 2 माइलस्टोन हुए, उसके बाद प्रोजेक्ट हुआ। तो उसकी ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट करूंगा। तो SAP, जिसका आज तक हमने कुछ भी नहीं सुना था, और अचानक से हमें ये चीज़ अभी सीखनी थी। तो हमें ट्रेनर अलॉट हुए, जो ट्रेनर आते थे, सिखा के जाते थे नई नई चीज़ें। लेकिन हाँ, जो बेसिक अपना बिल्ड था ऊप्स का, ऊप्स कंसेप्ट हर जगह पे सिमिलर रहेगी। कोडिंग का जो आपका लॉजिक होता है, जो DSA करते हैं, तो लॉजिक एक बार बिल्ड हो गया ना, वो हर लैंग्वेज के लिए अच्छा ही रहता है। तो उस लैंग्वेज में हमें पिकअप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो और उसके बाद भी ना एक अच्छी चीज़ जो पहले स्टार्ट की थी, जो मैम ने पहले हमें फ्रेंडशिप बिल्डिंग वगैरह, उसके थ्रू ना हमारे दोस्त, और ऐसा एक भी मोमेंट के लिए लगा नहीं कि ये लोग अपने कलीग्स है, कोवर्कर्स है, दोस्त। तो उसके बाद क्या होता था, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहे, हमारे 2-3 दोस्त थे, उनका कैसा चलता था कि पूरे प्रॉपरली फोकस से सीख लिया, क्लास हो गया, कि इवनिंग में हम एक्स्ट्रा टाइम रुकते थे। वो आएगा बंदा, बोर्ड पे सर ने दी हुई PDF लगाएगा और फिर से सिखाएगा। तो उससे क्या हुआ ना, माइलस्टोन क्लियर करना बहुत ईजी गया। ओके, हम्म। सो सपोज आई एम अ स्टूडेंट, हम्म। टेल मी इन सिंपल कि सैप क्या होता है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज आपको बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब से, एक अच्छे यूट्यूबर है राहुल मेहता नाम के, जो SAP का बहुत सही कंटेंट देते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि SAP को सैप मत कहो, क्योंकि सैप जर्मन में एक स्लैंग होता है। ओके। तो वो एक एनिमल के लिए यूज किया जाता है। हाँ। तो SAP कहो। तो ये मैं बाद में सीखा, लेकिन हाँ, आपसे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो SAP क्या है ना, एक ERP सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। लाइक आपका बड़ा सा एंटरप्राइज है, बड़ा सा नहीं, कुछ भी रहे आपका, समझो आपकी हॉस्पिटल की चेन है। हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, पेशेंट होते हैं, दवाइयाँ होती है, डॉक्टर्स होते हैं, ये सब आपको मैनेज करना है। लेकिन मैनेज कहाँ से करोगे, रिसोर्सेस कहाँ से प्लान करोगे? तो उसके लिए SAP ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ऐसे मल्टीपल प्रोवाइडर्स है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर इज SAP। तो SAP की एक लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका नाम है ABAP, अबैप। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडर SAP में कोडिंग होती है। SAP का खुद का क्लाउड भी है, SAP के लाइक डेटा एनालिटिक्स है स्टोर करने के लिए, और मल्टीपल चीजें SAP प्रोवाइड करता है। फ्रंट एंड के लिए फियोरी वगैरह, UIFI हो गया। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, सैप में एक्चुअल में क्या सिखाया गया आपको? हाँ, तो एक्चुअल में ना, जैसा आपको फुल स्टैक का आइडिया होगा Yeah. कि बैक एंड भी है, फ्रंट एंड भी है, हम्म। तो वैसा ही SAP में भी होता है, बैक एंड भी होता है, फ्रंट एंड भी होता है। और उसकी लैंग्वेज जो है, अब आप उसमें कॉमन क्या है कि पाइथन जैसा स्ट्रक्चर है। पाइथन नहीं कहूंगा, लेकिन वो सेम जनरेशन की लैंग्वेज है। जैसा C एक डिफरेंट जनरेशन हो गई, जावा अलग हो गई, वैसा ये पाइथन के साथ वाली है। तो सिंपल इंग्लिश जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें अगर आप इमेजिन कर पाओगे, SQL सीखे होगे, SQL भी अपन सेम कोड में लिखते हैं। तो जो डाटाबेस की क्वेरीज हो गया, वो यहाँ से। आप अगर बिलिंग सॉफ्टवेयर देखोगे, मैं एग्जांपल दूंगा बिलिंग सॉफ्टवेयर का या टिकट बुकिंग का, तो वहां पे क्या होता है, आपके इन्वेंट्री में एक XYZ आइटम 100 की क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर यहाँ किसी ने बारकोड स्कैन किया, तो इसको सेल आउट हो जाएगा और वहां से कम हो जाएगा। तो बैकएंड पे ये हो रहा है, कम हो रहा है। फ्रंट एंड पे हो रहा है कि यहाँ पे एक एक चीज ऐड हो रही है ना? जैसा फॉर्म्स वगैरह, इसमें इवेंट्स होते हैं। RICEF, आर से हो गया। यहाँ पे ना कोड को अपन कोड नहीं कहते, अपन रिपोर्ट कहते हैं। तो SAP में, अबैप में, कोडिंग में क्या हो गया इंपॉर्टेंट, राइस चीजें, रिपोर्ट्स, इंटरफेसेस, और जो आगे की चीजें रहेगी। ओके, सो इस पर आपके माइलस्टोन्स होंगे जो कि आपको क्लियर करने हैं। हाँ। सो आफ्टर दैट एक प्रोजेक्ट भी आपको करना है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहा? हाँ, तो उसके बाद 2 माइलस्टोन हो गए। उसके बाद प्रोजेक्ट था एक कस्टमर डिलीवरेबल, जिसमें हमारा एक ग्रुप बना दिया गया, और उसके बाद में एक मेंटर असाइन हुए थे। तो उनके गाइडेंस से हमने पूरा 1 वीक का टाइम मिला था हमें। तो उसमें हमने प्रोजेक्ट बना दिया, उसका प्रेजेंटेशन हुआ, और उसके बाद रिजल्ट्स, बेस्ट परफॉर्मर, ऐसे वैसे। ओके, सो आफ्टर दैट कितना ड्यूरेशन था पूरे ट्रेनिंग का? अराउंड 2 to 2.5 months। ओके, सो आफ्टर दैट आपको एक बेस लोकेशन दिया आफ्टर जाता दैट है। हाँ, बेस लोकेशन मिलता है, वहाँ पे रिलोकेट होना होता है आपको। सेम आप भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है। सो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज लाइक, हाँ, स्ट्रेस हो गए थे हम, हर मोमेंट पे स्ट्रेस थे कि क्लियर होगा नहीं होगा। लेकिन हर चीज नई थी, नई चीज, पहली बार किसी MNC में ज्वाइन हुए, नया एक्सपीरियंस था, नए दोस्त थे। लाइक मैक्सिमम लोग थे हैदराबाद से,
तो हमें वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, लैंग्वेज इंटरचेंज हुआ, उन्होंने बहुत सारे तेलुगु वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाना सिखा दिया, हमने उनको मराठी सिखाई, तो नेटवर्क भी अच्छा सा बिल्ड हो गया वहाँ पे। और आगे क्या कहना था? कि आफ्टर हम्म ऑनबोर्डिंग कंप्लीटेड यू कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग, हम्म सो क्या प्रोसेस था? बेस लोकेशन आपको मिल गया, उसके बाद क्या क्या हाँ, हुआ? तो बेस्ट लोकेशन मिलने के बाद में वो 2-3 दिन का ब्रेक देते हैं फॉर रिलोकेशन। इट वाज अ वीकेंड, सो 2 दिन वो हो गए, उसके ऊपर एक दिन उसके दौरान होने वाली थी दोस्तों के साथ जुदाई। लाइक फाइनल ईयर वाला सीन याद आ गया कि बस दोस्त अपने अपने जगह जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, कुछ लोग बंगाल चले गए, कुछ लोग हैदराबाद, चेन्नई। तो हाँ, वो गुड बाय था एक, लेकिन अभी भी हम कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद में अपने जगह आना होता है, फिर नए जगह पे आपका आपके मैनेजर शायद चेंज हो सकते हैं, ओके। प्रोजेक्ट अलोकेशन और फिर सर्टिफिकेशन, ऐसा सब जर्नी रहता है बाद में। सो एक बीच में ना एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि एलएनटी के चेयरमैन है, हम्म उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हम्म कि 90 आवर्स अ वीक एक हम्म एम्प्लॉय को काम करना चाहिए, हम्म इवन ऑन संडेज। हम्म एलएनटी इज पेरेंट कंपनी ऑफ एलटीएम एंट्री। हाँ सो फ्रॉम अ फ्रेशर परस्पेक्टिव, आप उस एनवायरनमेंट में हो अभी, हम्म क्या थॉट प्रोसेस है आपकी इस स्टेटमेंट के पीछे की? क्या लगता है 90 आवर्स वीक? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्टिविटी। जब आप प्रॉपर रेस्ट करोगे तभी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, मैंने जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया, ऐसा कुछ प्रेशर इतना नहीं होता है। वो एक स्टेटमेंट था, वो बोल दिए, उसके पीछे उनका मीनिंग कुछ अलग रह सकता है। जैसे अपन बोलते एक चीज़ है, लेकिन वो चीज़ मीन नहीं करते अपन। तो उस हिसाब से उनका स्टेटमेंट के पीछे यही था कि अपना आलस छोड़ के काम करो। लेकिन हाँ, इतना नहीं होता है, वर्क ओके। नहीं होता है। सो व्हेन आई हियर दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, हम्म एक बहुत ऊंची पोजीशन पर वो बैठे, हम्म आई गेट टू नो कि क्या थॉट प्रोसेस रहती होगी। एक समझ में आता है कि क्यों हम्म ऐसा बोल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि इंडियाज डेवलपमेंट, हम्म कंपनीज डेवलपमेंट। बट लेट्स सपोज कि इट्स गेट इम्प्लीमेंटेड हम्म 90 आवर्स अ वीक, हम्म हम संडे को छोड़ देते हैं, हम्म मंडे टू सैटरडे हम्म 90 आवर्स करने, अप्रॉक्स 15 आवर्स अ डे। हम्म एक इंजीनियर की लाइफ क्या रहेगी अगर ये इम्प्लीमेंट होता है कि आपको 15 आवर्स काम हम्म करना है कंपनी में? हम्म आपके पास बच गए 9 आवर्स, हम्म उसमें से लेट सपोज कि 7 आवर्स यू हम्म स्लीप, बच गए 2 आवर्स। इट्स लाइक कि आपका आईटी छोड़कर कोई एम्बिशन होगा तो हम्म खत्म हो जाएगा। हम्म सो आई प्रेफर कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप प्रेशर में भी काम कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाओगे। हम्म सो इट्स लाइक कि हैप्पीनेस ओवर मोर वर्क। हम्म सो व्हाट डू यू थिंक ऑन इट, कि क्या लगता है? रिसेंटली एक सीनियर से बात हुई थी, उनसे एक अच्छी एडवाइस मिली कि यू आर ओनर ऑफ योर ओन वर्क। तो सेम चीज़ है, जितना ज़्यादा अपन उसके लिए टाइमलाइन रखेंगे ना, तो अपन हाँ वही काम करना है, 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटा भी सेम काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका फोकस किस चीज़ पे रहना चाहिए, वो काम खत्म करने पे रहना चाहिए। जितना जल्दी हो सके मैं वो काम खत्म कर दो। नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन इट डजंट मीन दैट मच कि हाँ, सेम काम अगर कम समय में होता है तो मेरा वही डिसीजन रहेगा कि कम से कम समय में उसे खत्म कर दिया जाए। या इट्स लाइक ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी की आनंद महिंद्रा जी ने भी कहा था कि हम्म कम हार्स में ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है तो क्यों ज्यादा काम करना है। हम्म वैसे भी एक इंजीनियर ज्यादा अगर उसको काम दोगे, ज्यादा हार्स तक बिठाओगे तो उतनी प्रोडक्टिविटी जनरेट जनरेट नहीं कर पाएगा। हम्म सो आपने कहा कि आप उस वर्क कल्चर में, बट ऐसा हम्म कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ या इट्स गुड थिंग। हम्म So now you are working in LTI Entry as a position and role, हम्म software engineer. Yeah, as a software engineer, or it can be alternately called as consultant. Okay, so क्या चल रहा है अभी, क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, हम्म तो क्या है, क्या रहा एक्सपीरियंस? लाइक अब तक हम 3 मंथ्स हमारे कंप्लीटली गए ट्रेनिंग में, उसके बाद हम अभी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो मोस्टली कॉलेज जैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, हम सीख रहे सीख रहे सीख। ओके। हम्म सो अगर किसी को टायर 3 कॉलेज में LTI एंट्री आती है ना, हम्म ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होगा हम्म उन बच्चों को कि हाँ क्या क्या प्रिपरेशन होता है, बिकॉज मास हायरिंग कंपनी का प्रोसीजर नहीं चेंज होता, हम्म यही रहने वाला है। सो आई हैव वन क्वेश्चन कि अगर कैंपस में आती है कंपनी, हम्म सो क्या सैलरी रेंज या फिर पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है स्टूडेंट? LTI एंट्री उसे देगा। ओके, सो आप सैलरी रेंज ना 4 to 6 की एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि जो जनरल है हर जगह पे, हर कंपनीज नियर अबाउट, जो एमएनसीज हो गई वो इतना ऑफर करती है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ओके, सो नाउ एलटीआई एंट्री की हायरिंग अभी चल भी रही है। हम्म सो आपने कहा कि आपके वक्त डॉट नेट, सैप, ये डोमेन्स थे ट्रेनिंग के हम्म लिए। सो कैन यू गिव आइडिया कि स्टूडेंट्स की क्या डोमेन्स हो सकते हैं आगे जाकर? हाँ, तो एलटीआई में ना एक अच्छी चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि ट्रेनिंग अच्छा चलता है। ठीक है, आपको थोड़ा प्रेशर लगेगा क्योंकि कभी कभी पढ़ाई की आदत छूट चुकी होती है अपनी। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग वो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद डोमेन्स भी बहुत सारे अवेलेबल है उनके पास। जैसे हमारे दोस्तों से अभी बातें होती है, अलग अलग ज्वाइनिंग वालों को अलग अलग मिले। कुछ लोगों को एसएपी मिला है, जावा हो गया, जावा फुल स्टैक, डॉट नेट हो गया, साइबर सिक्योरिटी भी एक डोमेन है, डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस भी कह सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक डोमेन है, मेन फ्रेम का भी एक डोमेन हो गया। ओके। तो ऐसे मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल है। ओके, हम्म सो हमने पूरी जर्नी आपकी कैप्चर कर ली है हम्म एलटीआई एंट्री तक। हम्म सो थोड़ा सा सीडैक पर चलते हैं। आपने हाँ। सीडैक भी कंप्लीट किया हम्म है एंड आई गेस। सीडैक के बीच में से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, तो वो कंप्लीट मेरी सीडैक की डिग्री नहीं हो सकी। ओके, हाँ, बट आई गेस सीडैक एक लेकिन ना, ऑलमोस्ट सभी मॉड्यूल्स हो गए थे। या, आपका एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं सीडैक को, हम्म बिकॉज आपने बहुत कुछ सीखा है आईटी के बारे में वहां हाँ। जाके। सो लिस्ट टॉकिंग अबाउट कि सीडैक क्यों करता है एक ग्रेजुएट? हम्म सो जस्ट बीइंग फ्रैंक, ग्रेजुएट सीडैक करता है कंपनी और प्लेसमेंट के लिए। हमारे सीडैक के जो एक अच्छे स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा था कि सीडैक आए हो आप तो नॉलेज लेके जाओ, लेकिन तब अपने आंखों के सामने होती है सिर्फ प्लेसमेंट। लेकिन सीडैक के बारे में कुछ कहना चाहो तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है वो। जो कम टाइम में इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है ना, वो और कोई जगह सीखने को नहीं मिलती। और वहाँ पे अपन सीरियसली अगर एफर्ट्स पुट इन करें तो बहुत सही नॉलेज मिलता है। अब इस जर्नी के बारे में बताया जाए तो कॉलेज के बारे में, कॉलेज के बाद में ना अभी कुछ टाइम खाली थे अपन लोग, तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है क्योंकि रेज्यूमे में गैप भी नहीं दिखना चाहिए लंबा। तो मैक्सिमम लोगों का ये इंटेंशन होता है। अपने सामने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग आप ग्रेजुएट हो तो आप कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर, आप कुछ भी कर सकते हो। मेन ऑप्शंस बताऊंगा, लोग एमबीए के लिए जाते हैं, गेट के लिए जाते हैं, कंपनीज के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जिनको सेम स्ट्रीम में करना है सीडैक के लिए भी जाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे क्या करियर के लिए बेटर रहेगा। जो एमबीए डिग्रीज हो गई वो एज अ फ्रेशर आप, मैं सजेस्ट करूंगा मत करो, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके करो, एनी टाइम बेटर रहेगा। क्योंकि उस डिग्री का मोटिव ही वैसा है। गेट करने जा रहे हो, अगर आपको और रिसर्च करना है, अगर प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन हाँ, अगर आपको रिसर्च करना है या फिर आगे चल के प्रोफेसर बनना है, गेट कीजिए। लेकिन उस एक्सप्लोरेशन में और कुछ प्राइवेट क्लासेस भी है पूना में, जो कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस का नाम देते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उस ड्यूरेशन में मैं पुणे के ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस विजिट कर चुका हूँ। तो उसके बाद में कुछ क्लासेस हाँ अच्छा सिखाते हैं, प्लेसमेंट भी। अब रियलिटी तो जब तक अपन उनके ड्राइव को नहीं बैठते, रियलिटी तो नहीं बता सकते। लेकिन एक जगह पे ऑलमोस्ट ज्वाइन भी कर चुका था। उस ड्यूरेशन क्या हुआ था ना, मैंने और मेरे दोस्त ने सीडैक का फॉर्म भर दिया था कि चलो सीडैक दे के देखते हैं, अगर अच्छा कॉलेज मिला तो वहां पे कर लेंगे। और फिर 1 मंथ गैप होता है फॉर्म भरने और एग्जाम के बीच में। तो फॉर्म भर के मैंने सीरियस प्रिपरेशन चालू कर दिया था सीडैक का। और जैसे सीडैक में भी मेन चीजें यही है, जो बेसिक चीजें कहीं चेंज नहीं होती, एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स। ऊप्स हो गया, एक दो लैंग्वेजेस हो गई, और बिग डाटा का थोड़ा नॉलेज चाहिए आपको, बस इंट्रोडक्टरी। आपको टर्म्स का लॉन्ग फॉर्म भी पता है तो इनफ है। ओ लैप, ओ एल टी पी, इसका लॉन्ग फॉर्म बता दीजिए, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और फिर हो गया डीबीएमएस का अच्छा नॉलेज चाहिए आपको, बस ये बेसिक चीज है। आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, उसमें डिटेल में रहेगा सीडैक का। सीडैक के लिए जो एग्जाम होती है वो सी कैट होती है, फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग। अभी इंजीनियरिंग में जैसे ब्रांचेस होती है, सीडैक में भी ब्रांचेस है। तो ऑप्शंस हो गई डीईएसडी और डीवीएलएसआई, ये दो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए ओपन होती है। उसके बाद और ऑप्शन डीईएसडी है, डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम्स। वीएलएसआई मतलब वेरिला स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद में कॉमन ब्रांचेस है डैक और डीएआई, डिप्लोमा इन एआई। डैक हो गया डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग। तो ऐसी मल्टीपल ब्रांचेस है। पहले तो लोग सीडैक में उसके लिए कंफ्यूज हो जाते कि कौन सी ब्रांच लो, तो वो भी आप डिसाइड करो। मेरा मेन एम था डैक का। और उसके बाद प्रिपेयर किया और एक दिन से रिजल्ट आ गया। तो एक्सपेक्टेशन से तो बहुत सही रैंक आई, अंडर 1000 रैंक आ गई। तो और जो सेंटर्स थे मैंने टारगेट किए थे, उनमें से एक सेंटर में मेरा एडमिशन भी हो गया, और वहां से मेरी सीडैक की जर्नी चालू हो गई। सो डैक क्यों करना था? डैक इसलिए करना था क्योंकि अगर किसी को आईटी में आना हो और उसके लिए जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो हो गया होता है ना कि
हर जगह चलने वाला कार्ड, जैसे जोकर हो गया, हर जगह चलता है, वैसे डैग का हो गया, वो जो डैग कर लेता है वो कहीं भी जा सकता है, आगे चल के थोड़ा इधर के सब्जेक्ट सीख लिया वो एआई में जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में भी जा सकता है। तो डैग में जो आपका बेसिक बिल्ड होता है वो सही होता है, उसमें कंप्यूटर इंजीनियर के जो कोर सब्जेक्ट्स है, ओएस हो गया, और टेस्टिंग भी सिखाते हैं, और लैंग्वेजेस तो हो गई मेन, जावा होता है, सीपीपी होता है, डीएसए होता है, और डेवलपमेंट, वो सब कुछ वहाँ पे कवर हो जाता है। और उसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ है कि वो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाती है, एप्टीट्यूड के भी क्लासेस चलते हैं वहाँ पे। सो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल साइड, सीडैक करते वक्त अपने बारे में क्या सीखा? सीडैक करते वक्त हाँ, मैंने जितना नॉलेज बाहर का लिया उतना खुद का भी लिया। कि कॉलेज में क्या होता था ना कि हाँ 4 घंटे कॉलेज कर लिया, अब मैं दिन भर के लिए थक गया, ऐसा मेरा माइंडसेट रहता था। लेकिन सीडैक करते वक्त पता चला कि नहीं, अपन और बहुत कुछ कर सकते हैं। 24 घंटे में से 6 घंटे स्लीप के अगर अपन साइड में रख दे, उसके बाद भी अपन बहुत स्टडी कर सकते हैं। जो सीडैक आने के बाद पता चला, दिन भर क्लासेस चलती थी सुबह से शाम, और क्लासेस होने के बाद सेल्फ स्टडी चलता था। और उसके बाद हमारा शेड्यूल होता था मंडे टू सैटरडे, सैटरडे भी क्लासेस चलती थी, कभी सुबह जल्दी आते थे, कभी 8 बजे क्लासेस चालू होती थी तो 11-11 बजे तक चलती थी। और उसके बाद संडे भी हम जाते थे सीडैक में, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट सही था। जब आप अकेले रूम पे बैठोगे ना, आप डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाते हो, लेकिन आजू बाजू वाले जब आपको पढ़ाई करते दिखेंगे, आप एक अलग से मोटिवेट हो जाते हो। तो सीडैक में वो एनवायरनमेंट मिला, हर कोई बंदा पढ़ाई में ही लगा रहता था। लाइक लिटरली जितने लोग थे ना, सभी अपनी सोशल लाइफ छोड़ के आए थे। 6 महीना कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं, 6 महीना सिर्फ इस पे फोकस करो, बस ये 6 महीने दे दिए तो लाइफ बन जाएगा, ऐसा माइंडसेट रहता है। सो इट्स लाइक आपको अपना पोटेंशियल पता चला कि बहुत ज्यादा है। सो वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड व्हेन आई एनालाइज और ऑब्जर्व योर होल जर्नी, एक बात समझ आती है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल थे, कि कुछ भी हो जाए कर लूंगा। सो बेस्ड ऑन दैट, कि आपका क्या एक एडवाइस रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बोलूंगा तो फ्रेशर जब हो आप, कंपनी जो जनरल में है ना, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या रखती है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट रह सकता है, आप किसी भी डोमेन में जाने के लिए तैयार होने चाहिए। तो उनका मेन मोटिव ये होता है कि आपको स्पेशलाइजेशन अगर किसी एक टेक्नोलॉजी में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप यू शुड बी अ गुड लर्नर। आज के ज़माने में ना एआई जैसे आ रहा है, बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, तो कोई किसी एक फील्ड में बहुत एक्सपर्ट रहे ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड ही चेंज होती जा रही है। लेकिन ऐसे चीज़ पे कांस्टेंट क्या है, अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा लर्निंग एबिलिटी। तो आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो एकदम हाई होनी चाहिए, बस कंपनी जनरली ये चीज़ देखती है। हाँ, उसके बाद कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है कि जो स्पेशलाइजेशन देखती है। अब इसलिए जो 3rd ईयर तक का आपको समय मिला था कॉलेज में, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता चाहिए कि मुझे किधर जाना है। अगर आपको पता नहीं आप किधर जाना चाहते हो, तो कंपनी जिधर भेजेगी उधर आपको जाना होता है। ओके। सो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक चीज समझ आ रही है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है जो कि एक पॉडकास्ट में कवर नहीं हो सकता। सो आई गेस आपके साथ एक और शूट करना पड़ेगा, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली रिटर्न ऑन बियॉन्ड द आप कोड। कोई भी टॉपिक बोलिए, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। Okay, so when I observe this conversation, I guess it's going to be really important for the students जिन्हें LTI में एंट्री या फिर सीडैक या फिर पूरी इंजीनियरिंग जर्नी के बारे में जानना है किसी के। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड एक और पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पर कि और भी बातें करेंगे जो कि आपके माइंड में है, जो कि नॉलेज हमें जानना है या फिर ऑडियंस को भी देना है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच स्वप्निल।